देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। सोमवार को उतार चढ़ाव के बीच भारतीय बाजारों ने लगातार 5वें दिन दी पॉजिटिव क्लोजिंग और आज शुरुआत करने के लिए ग्लोबल मार्केट के संकेत थोड़े बेहतर। बड़ा सवाल है कि क्या आज भी एक मजबूती वाला सेशन होगा या फिर अब इन लेवल्स पर उतार चढ़ाव और वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी और ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा और अनिल ने हाईलाइट करा पिछले हफ्ते के मंगलवार से लेकर अब तक लगातार भारतीय बाजारों में पॉजिटिव बायसेस के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट मंडे के ट्रेडिंग सेशन में भी सेंसेक्स निफ्टी हर निशान के साथ कामकाज करते हुए नजर आया, लेकिन दिक्कत की बात थी आखिरी के 10-15 मिनट जो भारतीय बाजारों में एकदम से मुनाफा वसूली का एक तगड़ा दबाव देखने को मिला, तो कहना चाहिए एकदम सपाट हमने सोमवार की ट्रेडिंग सेशन में क्लोज दिखाई। सेंसेक्स में महज 40 अंक और निफ्टी में तो महज 4 अंक के आसपास की मजबूती थी। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो वो तो लाल निशान के साथ बंद हुआ, स्मॉल कैप्स एकदम सपाट बंद होते हुए नजर आए। तो 5 दिनों की तेजी के बाद जो 5वीं तेजी थी सोमवार की, उस दिन कहना चाहिए फाइनली कंसोलिडेशन का दिन था। शायद ट्रेडर्स मुनाफा वसूली करना चाहते थे, एक इंपॉर्टेंट हॉलिडे मार्केट वीक के बीच आई थी, उससे पहले देखने को मिली है। लेकिन ग्लोबल सेटअप अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अमेरिकन मार्केट्स में मोमेंटम इंटैक्ट है। सोमवार को अमेरिकन मार्केट्स यूएस प्रेसिडेंट्स डे के उपलक्ष्य में बंद थे। कल जो ट्रेड हुए वहां पे S&P 500 फिर से अपने उच्चतम स्तरों पे पहुंचता हुआ नजर आया। डाउ एक बार फिर से 18,000 के लेवल्स को ब्रीच करता हुआ उसके ऊपर जाके कामकाज कर रहा था। यूरोपियन मार्केट्स में भी हमने देखा, हालांकि डैक्स जो अपने लाइफ हाइज पे ट्रेड कर रहा है वहां से थोड़ा सा कमजोरी दिखी। बाकी मार्केट्स में हमने देखा मजबूती के साथ ट्रेड्स। लेकिन जो कंसेंसस का हम सब वेट कर रहे हैं, ग्रीस फाइनेंस मिनिस्टर जो ट्राइका के साथ मीटिंग और बाकी फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ ग्रीस की लगातार मीटिंग चल रही है, उसका आउटकम नहीं आया। लेकिन क्या मतलब है इसका? 2 दिनों के ट्रेडिंग सेशंस को हमें रिएक्ट करना है। इंटरनेशनल मार्केट्स में जो हुए थे, हमारे मार्केट्स के लिए आज किस तरह के क्यूज हैं, दुनिया भर के बाजारों का क्या हाल है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर जुड़ रहे हैं। संदीप भाई, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है, किस तरह का ट्रेड सेटअप है हमारे लिए, किस तरह के क्यूज हमें पिकअप करने चाहिए 2 दिन का, क्योंकि हम मिस आउट कर चुके हैं ट्रेड? बेहद पॉजिटिव क्यूज कहना चाहिए। इनफैक्ट यूएस से अगर मैं शुरुआत करूं तो 1/4% के आसपास की गेंस वहां देखने को मिले, बावजूद इसके कि सोमवार की जो बैठक की आप बात करें वहां पे कोई सहमति नहीं बन पाई थी। उसके बावजूद भी आप देखें डाउ जोन्स करीब 28 पॉइंट के आसपास की तेजी लेकर बंद हुआ। शुरुआत हालांकि नरमी के साथ हुई थी क्योंकि सहमति नहीं बनी थी, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला था। लेकिन दिन के दौरान जब ये खबरें निकल के सामने आई कि आज जो बैठक होने वाली है उससे पहले ग्रीस के जो अधिकारी हैं उन्होंने दरअसल जो यूरोजोन के अधिकारी उनके साथ एक लोन एग्रीमेंट पर सहमति को लेकर एक इरादा बना लिया है। हालांकि जो फुल ब्लॉन जो 6 महीने के एक्सटेंशन की बात हम करें बेल आउट प्रोग्राम की, वो इससे अलग है। लोन एग्रीमेंट को लेकर शायद उन्होंने इरादा बना लिया कि वो एक एक्सटेंशन की यहां पे बात करेंगे, तो उसको लेकर हमने देखा एक पॉजिटिव रिएक्शन दिन के दौरान यूएस के मार्केट्स में देखने को मिला, जिसकी वजह से डाउ जोन्स में दिन के लोअर लेवल से करीब 100 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिली। और इसके साथ साथ जिस तरह से क्रूड में अभी भी मजबूती बरकरार है। ब्रेंट पे अगर आप देखें तो भाव $62, नाइमेक्स पर भाव $53 के ऊपर देखने को मिला है, तो वो भी एक सपोर्टिंग फैक्टर है जो क्योंकि एनर्जी शेयरों में काफी अच्छे गेंस बनते हुए देखे। तो इन दोनों पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते दिन के दौरान हमने देखा यूएस के मार्केट्स में लो लेवल से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और 1/4% के आसपास के गेंस लेके यूएस का बाजार बंद हुए। यूरोप जैसे आपने मेंशन किया मिलोजुली क्लोजिंग थी, फुट्सी कैक में 0.5% के आसपास की गेंस है, लेकिन डैक्स में कमजोरी थी क्योंकि सीज फायर एग्रीमेंट के बावजूद यूक्रेन में हिंसा की खबरें बरकरार है, वहां पे फाइटिंग जारी है, तो उस वजह से हमने देखा डैक्स में एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला। और यूक्रेन के जो जीडीपी आंकड़े आए थे 15% से ज्यादा की कमजोरी जीडीपी में Q4 में देखने को मिली, तो उसका भी एक रिएक्शन हमने डैक्स में आते हुए देखा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है डैक्स जर्मनी अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स को लेकर, तो उस वजह से एक नेगेटिव रिएक्शन था। बाकी सभी बाजार हालांकि ये जो लोन एग्रीमेंट की खबरें आई उसके ऊपर आज रिएक्ट करेंगे। तो यूरोप की जो ओपनिंग है और आज शाम की जो बैठक है ब्रुसेल्स में होने वाली है वो काफी अहम रहेगी। और इस बैठक से पहले हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट जितने भी बाजार खुले हैं, हालांकि काफी सारे बाजार बंद है, वहां पे भी एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला, क्योंकि लोन एग्रीमेंट को लेकर जो खबरें जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि निकेई 8 साल की ऊंचाई पर देखने को मिल रहा है, वहां पे कारोबार कमजोर रियन का भी यहाँ पे फायदा और एग्जैक्ट निफ्टी भी अपनी जो चाल है जो हल्की मजबूती के साथ शुरुआत में कारोबार कर रहा था, अब वहां पे 1/4% के आसपास की गेंस की जो इंडिकेशंस हैं वो देखने को मिले। तो पूरी तरह से फोकस ग्रीस पे ही है, वहां पे माना जा रहा है कि शायद लोन एग्रीमेंट को लेकर कुछ एक्सटेंशन आ सकता है, ऐसा इरादा ग्रीस ने बना लिया, जिसकी वजह से ग्लोबली हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला और उस लिहाज से क्यूज आज पॉजिटिव इंडियन मार्केट्स के। चलिए, जैसे संदीप कह रहे हैं बेहद पॉजिटिव क्यूज भारतीय बाजारों के लिए और इनफैक्ट एसजेएक्स निफ्टी भी एकदम सपाट शुरुआत के अब 1/4% के आसपास की बढ़त के आसपास के इंडिकेशंस दे रहा है, तो शायद आज एक पॉजिटिव शुरुआत के लिए हम अवेट कर सकते हैं। लेकिन अनिल जी, कैसे रीड करूं इस इंटरनेशनल क्यूज को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट शायद इस समय जो डेवलपमेंट है, हालांकि साइज के लिहाज से बड़े कंसर्न्स होते हैं, कहा जाता है ग्रीस बहुत छोटा पार्ट है, लेकिन कोई भी रीजन चाहिए होता है। ग्रीक एग्जिट को लेकर अभी भी वो अनसर्टिनिटी, अनिश्चितता बनी हुई है, एक बार फिर से सहमति नहीं बनी है, इसे कैसे रीड करूं मैं? और इंडियन मार्केट्स के लिए जो आज ग्लोबल सेटअप संदीप हाईलाइट करें, कितना पॉजिटिव वाकई है? संकेत एकदम साफ है आशीष की। ग्रीस में
सहमति नहीं बनी है, लेकिन आसार लग रहे हैं कुछ न कुछ एक सोल्यूशन आता हुआ दिखेगा। ग्रीस का जब भी यह फाइनल हो, उनका सोल्यूशन क्या आता है, 1 या 2 दिनों का रिएक्शन आप ग्लोबल मार्केट्स में देखेंगे, और उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स न्यूज फ्लो पर थोड़ा ऊपर या नीचे की तरफ ट्रेड होते हुए देखेंगे। ग्रीस के मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए, बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मीडियम टर्म में ग्रीस के मार्केट दुनिया भर के बाजारों पर असर डालेंगे, इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। और खासतौर से भारतीय बाजारों के लिए जहां तक सवाल है, हम ग्लोबल मार्केट्स के इवेंट्स के चलते करेक्शन या फिर तेजी देखते जरूर है, लेकिन हमारे लिए संकेत ज्यादा अमेरिका के अहम होते हैं। लेकिन इस बीच एक जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ग्लोबल मार्केट्स में होता हुआ दिख रहा है कमोडिटीज के लिहाज से, वो है क्रूड। अब फिर से ब्रेंट क्रूड $62-63 के आसपास आ चुका है। हम देख भी चुके हैं पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे यहाँ बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे क्रूड थोड़े से कंफर्ट लेवल के ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। इस वक्त शायद भारतीय बाजारों की उतनी पैनी नजर क्रूड पर नहीं है, लेकिन $46-47 से $63 एक बड़ा जंप है $15 के आसपास का, जो क्रूड में हम देख चुके हैं। तो उस लिहाज से जितने गेन्स हम क्रूड से होने की उम्मीद कर रहे थे, हालांकि इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स इस बात को पॉजिटिव मान रहे हैं कि क्रूड के दाम ऊपर होते हुए दिख रहे हैं, और इक्विटी मार्केट्स के लिए ग्लोबली ये पॉजिटिव है। लेकिन सिर्फ हम हमारे मार्केट से इसे कोरिलेट करने की या लिंक करने की कोशिश करें, तो कहीं कब अब जो लेवल्स आ रहे हैं वो थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। फर्ज करें ग्रीस का सोल्यूशन पॉजिटिव आया, क्रूड के दाम $65 के पार निकलकर टिकते हुए नजर आए, $70 की तरफ बढ़ते हुए नजर आए, तो फिर भारतीय बाजार क्या आउट परफॉर्म कर पाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। तो क्रूड एक बड़ा फैक्टर हो सकता है अब से लेकर बजट तक ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों के लिहाज से, जो कि भारतीय बाजारों की तेजी पर ब्रेक लगा सके। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ग्रीस की समस्याओं के चलते हमें कोई बहुत दिक्कत होने वाली है। चलिए, तो कच्चा तेल वैसे अब तक हम कह रहे थे शॉर्ट कवरिंग का सहारा, लेकिन अब लग रहा है वहां पे लोग खरीदारी कर रहे हैं, आगे की कॉन्ट्रैक्ट्स में खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर जो यूरोजोन का जीडीपी आया था, उसके बाद एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड साइड में शायद हालात सुधरते हुए नजर आएंगे, इसलिए कच्चा तेल इस समय $62 के ऊपर आपको ब्रेंट ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जहां तक अनिल हाईलाइट कर रहे थे ग्रीस के एग्जिट की बात, ध्यान रखें सोने में हम देख रहे हैं $1200 के आसपास अब कामकाज हो रहा है, 6 हफ्तों के लोस पे, तो सोने का मार्केट तो शायद ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है कि ग्रीस का सॉल्यूशन सामने आने वाला है। लेकिन अनिल जी, एफआईआई डेटा मंडे को मुझे याद है हम लोग हाईलाइट कर रहे थे कि 10 दिनों से लगातार एफआईआई बेच रहे हैं, 4,500 करोड़ रुपए के आसपास कैश मार्केट में बिकवाली हुई है। उसके बाद पहला इंस्टेंस आया था एफआईआई की खरीदारी का, छोटा नंबर था लेकिन एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत थे। लेकिन अब फिर सोमवार को जो नंबर आया है, फिर से बिकवाली के इंडिकेशन है। हम एक इंटरप्रिटेशन लगा रहे थे कि शायद बजट से पहले अब एफआईआई बाइंग के मूड में आ रहे हैं, लेकिन अब वो नजर नहीं आ रहा। क्या लग रहा है एफआईआई डेटा को देखकर? ऐसा लग रहा है कि अभी भी एफआईआई थोड़े से वेट एंड वॉच वाले मूड में, और हर ट्रेडिंग सेशन को एक सेशन के तौर पर लेते हुए दिख रहे हैं। एफआईआई का यूफोरिया इतनी जल्दी डाउन कैसे हो गया? यूफोरिया डाउन कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो गया। आशीष ये कह सकते हैं कि शायद वो इंतजार करें कुछ लेवल्स का या कुछ इवेंट्स का, जिसके बाद वो खरीदारी करना चाहे। फर्ज करें कि आपने एक अच्छा पैसा बनाया 16 मई 2014 के इलेक्शन के बाद आपने पैसा लगाया, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में पैसा अगर भारतीय बाजारों में लगाया, तो आप 9000 के 8800 के निफ्टी के इंडेक्स पर बैठे हैं, अच्छा खासा गेन्स वहां से आपको होता हुआ दिख रहा है। करेंसी में बेनिफिट हुआ है, पहले अच्छा है कि मुनाफा वसूल लूं मैं एक्चुअली। और इस बार क्या है कि बजट इतनी बड़ी इवेंट बन चुका है, और आगे के लिए जो 4 साल का पॉलिसी डायरेक्शन शायद एफआईआई बजट से लेने की कोशिश करे, ऐसे में एक्सपेक्टेशन जो बिल्टअप होती हुई दिख रही है, उससे पहले अगर आपके पास एक अच्छा खासा मुनाफा, और आप अगर एफआईआई के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की साइज के लिहाज से देखें तो फिर बिकवाली कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी है। जहां तक कल के सोमवार के आंकड़ों का सवाल है, आंकड़े थोड़े से नेगेटिव साइड पर जरूर है कि कैश मार्केट में फिर से बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन कितनी मुश्किल से 183 करोड़। 5 सेशन पहले जो लगातार एफआईआई की नेगेटिव जो रुझान दिख रही थी भारतीय बाजारों में, 1000 करोड़ 1500 करोड़ इतनी बिकवाली के आंकड़े आते थे। तो उस लिहाज से ऐसा लग रहा है वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन ज्यादा है, बजाय इसके कि डायरेक्शनल कॉल के तौर पर ये कहें कि एफआईआई बिकवाली बंद कर चुके हैं या एग्रेसिवली बिकवाली करना चाहते हैं। तो शायद 1-2 दिन और वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहे, लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े उतने बुरे नहीं है। खासतौर से इंडेक्स फ्यूचर्स में आप देखिए 500 करोड़ के आसपास की खरीदारी होती हुई दिखी है। इस खरीदारी में कुछ हद तक आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर्स में लॉन्ग बनी है और बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स बनी हुई, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड चल रहा है भारतीय बाजारों में एफआईआई की तरफ से। ओवरऑल आंकड़े में ये कहूंगा कि स्टॉक्स के लिहाज से नेगेटिव है, और वहां पर ट्रेडर्स को सावधान रहना चाहिए, खासतौर से ऐसे स्टॉक जहां पर एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा या उनका एक्शन ज्यादा, क्योंकि कैश मार्केट में भी उनकी बिकवाली है और साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स में भी। इंडेक्स को लेकर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, जिस तरह से स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में लोअर लेवल पर शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है, थोड़ी खरीदारी आती हुई दिख रही है, वो पॉजिटिव है। डोमेस्टिक फंड्स की जो खरीदारी अब अच्छी आती हुई दिख रही है, कल के सोमवार के सेशन में भी देखिए 280 करोड़ के आसपास की उन्होंने खरीदारी की। ये संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आप कैश मार्केट के स्टॉक्स में शायद आप खरीदारी आते हुए देखें इन लेवल्स पर, तो ये थोड़ा सा एक संकेत आज हमें डेटा से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और फिर वायदा बाजार के आंकड़ों का आकलन होगा, क्या 9000 एक बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है इस सीरीज के लिए आज से? और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल,
बीते हफ्ते जब हम इंडियन मार्केट्स में ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, मेरे ख्याल से मंगलवार से शुरुआत हुई थी, जब खरीदारी के मौके इंस्टेंसेस देखने को मिले थे सीरीज में, तब तो हम कह रहे थे शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल रहा है। क्या कुछ फ्रेश बाइंग के इंस्टेंसेस भी अब देखने को मिल रहे हैं वायदा बाजार के आंकड़ों में? वायदा कारोबार में बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं आशीष। एक तरफ स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए, 3 करोड़ शेयर नए जुड़े हैं और साफ तौर पर यहाँ पर एफआईएस की तरफ से शॉर्ट पोजीशन बनी है। ट्रेडर्स बुलिश हैं, एफआईएस बुलिश नहीं स्टॉक फ्यूचर्स में। अब है ये बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी साफ तौर पर निफ्टी के विपरीत संकेत दे रहा है। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि बैंक निफ्टी में 20,000 शेयर नए जुड़े हैं और 1% बैंक निफ्टी नीचे बंद हुआ है, यानी कि शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं वहां पर। तीसरा आंकड़ा है निफ्टी फ्यूचर्स का, जहां पर 3 लाख शेयर से ज्यादा एडिशन होता हुआ दिखा है और इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी होती हुई दिख रही है, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। अब दिक्कत की बात मार्केट के लिए क्या है, अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं करता है तो निफ्टी कितनी देर तक टिक पाएगा ऊपर की तरफ, ये एक बड़ा संकेत है। दूसरा संकेत अगर आप इसे पढ़ना चाहें कि अगर निफ्टी में एफआईएस की तरफ से खरीदारी हो रही है, वो बेचना नहीं चाहते हैं, तो फिर बैंक निफ्टी में उनकी बिकवाली कब तक रहेगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह भी कि बैंक निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट लेवल पर अपने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जहां पर उनके लिए जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 के आसपास है, अब 19,000 के आसपास आ चुका है, ऊपर से करेक्ट होकर 21,000 के आसपास। तो एक साइजेबल करेक्शन बैंक निफ्टी में हुआ है। तो अल्टीमेटली निफ्टी की स्ट्रेंथ काफी इस बात पर डिपेंड करेगी कि क्या बैंक निफ्टी आज अपनी कमजोरी से उबर पाता है। अगर बैंक निफ्टी में आपको मजबूती आते हुए लौटती हुई नजर आए तो फिर निफ्टी के लिए 8,800 के लेवल को होल्ड करना मुश्किल होगा। बाकी जो वायदा कारोबार के संकेत हैं वो थोड़े पॉजिटिव साइड पर दिख रहे हैं। एक और पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा कम होकर 0.95 पर आया है। तो जो सोमवार को आखिरी 1 घंटे में गिरावट हुई थी उसमें कुछ ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की होती हुई दिखी है, वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है। अब वायदा कारोबार में एक जो बड़ा लेवल है ऊपर की तरफ जिसके पार जाना मुश्किल होगा वो है 8,900। यहां पर 10 लाख शेयर कॉल्स में नए ऐड होते हुए दिखे परसों के सेशन में। इसका मतलब साफ है कि उन लेवल्स पर अच्छी शॉर्ट्स बनी है। और जो आप सीरीज की बात करते थे, इस सीरीज में आप देखिए न सिर्फ 8,900 बल्कि ऊपर के लेवल पर चाहे वो 9,100, 9,200, 9,300 हर लेवल पर कॉल्स में शॉर्ट्स पोजीशन बनती हुई दिख रही। तो कहीं कहीं बाजार में ट्रेडर्स ये मान रहे हैं बजट के पहले 9,200 के पार जाना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर ये रैली बनती भी है, बजट में हम लाइट जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है कि अगर आप बजट के पहले बहुत तेजी न दिखाएं तो बजट के बाद आपके डिसअपॉइंटमेंट की गुंजाइश भी कम रहती है हाँ। और बाद में बढ़ने की जगह भी बढ़ जाती है। तो 9,000 से लेकर 9,200 शायद इस बजट के पहले उन लेवल पर आकर बाजार अटक जाए, उसके पार न जाए, ये बात तो साफ तौर पर आंकड़ों में दिख रही है। आज कमजोरी कितनी हो सकती है, 8,800 पर 5 लाख शेयर नए जुड़े हैं। तो सबसे पहले आज शुरुआती कारोबार में तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए बेहद जरूरी होगा कि वो 8,800 के लेवल को होल्ड कर लें। वो होल्ड किया तो ठीक, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखेगी। अगर वो लेवल टूटे तो फिर तेजी करने वाले ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस टूटता हुआ नजर आएगा और बाजार के लिए नीचे की रिस्क खुलती हुई नजर आएगी। ओके, चलिए फिर यहाँ पे एक काम करते, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते। अब तक हमने जो पुराने डेटा पॉइंट्स थे उनको डायसेक्ट करा है, लेकिन आज का बाजार कैसा पैन आउट हो सकता है, आज हमारी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जानेंगे अनिल से। और साथ साथ ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वो तमाम स्टॉक्स जो आज खबरों की वजह से शायद शेयर बाजार में हरकत में रह सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अनिल। हमने तमाम पॉइंट्स हाईलाइट करे जो पुराना डेटा था उसे डायसेक्ट करा, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आज से क्या करना चाहिए, जब एग्जिट निफ्टी दिखा रहा है कि शायद एक मंडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास भारतीय बाजार शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, क्या खरीदारी करने के मौके आज बाजार में ढूंढने चाहिए और क्या वो स्टॉक स्पेसिफिक बजट रिलेटेड स्टोरीज ही आउट परफॉर्म करेंगे? सब इसमें कोई डाउट नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा अब से लेकर बजट तक, और खासतौर से तब जबकि आपको सेंसेक्स निफ्टी में ज्यादा एक्शन ना दिखे इतने अच्छे रनअप के बाद। तो लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है लोअर साइड पर 8775, 8800। अगर आज सुबह फर्स्ट हाफ में 8800 से आज से कि बिल्डअप बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बिल्डअप काफी बना हुआ है वहां पर, तो उसके नीचे 20-25 पॉइंट की आप एक कुशन लेकर चले। ठीक है। तो 8775, 8800 ये आपका नीचे की तरफ स्टॉप लॉस है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। अपसाइड 8900 के पार जाने काफी मुश्किल है, तो वहां तक इंतजार न करें। 8875 या 8900 के आसपास भी अगर आज आपको एक तेजी के साथ शुरुआत होती हुई दिखे और वहां पर आप पहुंचे तो प्रॉफिट बुक करें, बेहद एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही शॉर्ट करें, अदरवाइज 8875, 8900 आपके लिए ऊपर का लेवल है। इवेंचुअली इस सीरीज के लिए आपका बजट के पहले जो लक्ष्य बनता है वो 9,000 के आसपास का बनता है और लोअर साइड पर जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा वो बनेगा 8700 के आसपास का। हर लेवल पर 30-32 लाख शेयरों की पोजीशन बनी हुई है, 8700 पर, 8800 पर, 8600 पर। तो डाउन साइड में हर 100 पॉइंट पर आपको नीचे सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां तक ओवरऑल
बाजार का सवाल है, ये रणनीति है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर अब शायद फोकस करने का वक्त आता हुआ दिख रहा है और इन शेयरों की आउट परफॉर्मेंस बढ़ती हुई दिखेगी दो वजह से। एक तो ये कि जब सेंसेक्स और निफ्टी में एक्शन कम होता हुआ दिखेगा तो आप एक्शन छोटे शेयरों में शिफ्ट होते हुए दिखेंगे, और दूसरा प्री बजट रैली के लिहाज से, प्री बजट स्टोरीज के लिहाज से छोटे शेयरों में एक्शन ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है ट्रेडर्स के लिए आशीष मौके ज्यादा वहां पर है। तो मिक्स क्यूज हैं, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है, हमारे अपने डेटा थोड़े से नेगेटिव है, इन सबके बीच में आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। तो मिक्स रुझान हो सकता है। डाउनसाइड रेस अनिल की बातों से लग रहा है इस समय प्रोटेक्टेड नजर आ रही है, शायद खरीदारी करने के मौके ढूंढे इस बाजार में, लेकिन ध्यान रखें टाइम पे एग्जिट करने के भी मौके ढूंढे। तो 8900 के आसपास अगर इंडियन मार्केट्स पहुंचते हुए नजर आए तो एक बार की मुनाफा वसूली भी कर लेनी चाहिए ट्रेडर्स के लिहाज से। लेकिन चलिए आज के ट्रेडिंग सेशन में कौन से वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से हरकत में रह सकते हैं, फोकस में रह सकते हैं, बताने के हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक्स होंगे आज रडार पर? गुड मॉर्निंग। शुरुआत हीरो मोटोकॉर्प के साथ करेंगे। यहाँ पे प्रमोटर्स आज ब्लॉक डील के जरिए 3.5% की हिस्सेदारी बेचेंगे। लगभग 70 लाख शेयर है जो बेचे जाएंगे। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी फिलहाल कंपनी में 39.92% की है। प्राइस बैंड इसका 2664 से 2720 रुपए प्रति शेयर का तय हुआ है और इस बिकवाली के जरिए प्रमोटर्स लगभग $30 करोड़ जुटा पाएगी। लुपिन और जीएसके का काउंटर आज फोकस में रहेगा। यहाँ लुपिन ने पोलैंड की कंपनी सिलम फार्मा के साथ जेनरिक अस्थमा ड्रग के लिए करार किया, जो कि दोनों ही कंपनियां जॉइंटली डेवलप करेंगी और ये ड्रग जीएसके की एक जेनरिक ड्रग है। यहाँ आपको बता दें कि पिछले वित्त वर्ष जीएसके का जो ये ड्रग था उसकी कुल बिक्री करीब $7 बिलियन से ज्यादा की थी। टाटा मोटर्स के काउंटर पर नजर होनी चाहिए, जहां पे कंपनी ने अपने ग्लोबल होलसेल बिक्री के आंकड़े घोषित किए हैं। ग्रुप के जो बिक्री के आंकड़े हैं वो बेहद ही फ्लैट है, 80,500 यूनिट्स पर साल दर साल। यहाँ पे जेएलआर की कुल बिक्री में 5% की गिरावट आई है, जैगवार की बिक्री में 21% की गिरावट और वही लैंड रोवर की बिक्री में 2% की गिरावट आई है। ये नंबर्स कमजोर है उम्मीद के मुताबिक ही। स्पाइसजेट का काउंटर फोकस में रहेगा। यहाँ स्पाइसजेट और अजय सिंह की जो डील है उसको सीसीआई की मंजूरी अभी मिलना बाकी है। इस डील की और भी जांच करेगी अभी सीसीआई। उसके अलावा कोल इंडिया भी सीसीआई के रडार पर है। यहाँ सीसीआई ने कोल इंडिया में जो मोनोपोली पोजीशन का फायदा उठाने का आरोप लगाया है, जिसमें कि वो चीप क्वालिटी के कोल तमाम स्टेट यूटिलिटीज कंपनी को बेच रही है। तो ये दोनों ही कंपनियां सीसीआई के रडार पर। उन काउंटर्स पे नजर जिनको ऑर्डर्स मिले हैं, इसमें क्वांटम रीव्स में एनटीपीसी से 119 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एमबीएल इंफ्रा को लगभग 235 करोड़ का ऑर्डर मिला है। वही ज्योति स्ट्रक्चर्स के एक जेवी, ये जेवी है कुवैत के गल्फ इन्वेस्टमेंट कॉर्प के साथ, इस जेवी को 580 करोड़ का ऑर्डर मिला है। आज तमाम टेलीकॉम काउंटर्स फोकस में रहेंगे। टॉप टेलीकॉम कंपनीज ने 4 मार्च से चालू होने वाली स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए अर्नेस्ट मनी जमा कर दिया है, जिसमें कि अभी तक कुल 16,500 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है, जिसमें कि रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा बोली, यानी कि 4,500 करोड़ का अर्नेस्ट मनी अभी तक जमा किया है। कोल ब्लॉक ऑक्शन का एक अपडेट ले लेते हैं। यहाँ पे ये ऑक्शन आज 5वां दिन होगा इस ऑक्शन का। 4 दिन में लगभग 11 ब्लॉक्स बेच दिए गए हैं। जेपी पावर ने मध्य प्रदेश के एमिलिया नॉर्थ कोल ब्लॉक को जीत लिया है। आपको बता दूं ये 712 रुपए प्रति टन पे जीता गया है। काफी अग्रेसिव बिडिंग की गई है क्योंकि इसका बिड 200 रुपए प्रति टन पे शुरू हुआ था। ओसीएल आयरन एंड स्टील ने एमपी के अर्धग्राम कोल ब्लॉक को जीता है। वही बैल्को ने, जो वेदांता ग्रुप कंपनी है, इसने चोटिया के छत्तीसगढ़ के एक चोटिया कोल ब्लॉक को जीता है, जिसके तरफ से भी काफी अग्रेसिव बिडिंग देखने को मिली है। आईआरबी इंफ्रा, यहाँ सूत्रों के मुताबिक सीबीआई आरटीआई एक्टिविस्ट सतीश शेट्टी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन को फिर से शुरू कर सकती है, और जिसमें कि अभी तक सीबीआई ने आरबीआई इंफ्रा के करीब 21 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया। आखिर में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में एक ट्रांजैक्शन हुआ है, जहां पे इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड ने कंपनी के 2 करोड़ 75 लाख शेयर्स बेच दिए हैं, 22 रुपए 35 रुपए प्रति शेयर पर। आज रिजल्ट्स में अबुजा सीमेंट, एसकेएफ, इंडिया आपके काउंटर पे होने चाहिए। ये दोनों कंपनियां आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगी। और पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स का सर्किट फिल्टर यहां पे बदल गया है, जो 20% से अब 10% कर दिया गया है। हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो देंगे आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति। हम शुरुआत करते हैं तकनीकी राय के साथ। मंगल केशव सिक्योरिटीज के राजेश सातपुते तकनीकी राय देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त। गुड मॉर्निंग राजेश, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। 5 दिनों से पॉजिटिव क्लोजिंग, हालांकि सोमवार को काफी उतार चढ़ाव था, खासतौर से आखिरी घंटे में हमने काफी गेंस गंवाए भी, लेकिन पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। क्या चार्ट्स पर कहीं कोई थकावट के, करेक्शन के फिर से संकेत आते हुए दिख रहे हैं, या फिर इतनी एक छुट्टी के पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग? कैसे देख रहे हैं आप निफ्टी के चार्ट्स को, क्या करना चाहिए? अनिल जी, हमने निफ्टी में बहुत ज्यादा स्विंग्स देखे इस मंथ में। हमने 9 दिन लगातार तेजी देखी, उसके बाद 7 दिन लगातार मंदी देखी। मुझे लगता है ये रिएक्शन है, दिस इज अ रिलीफ रैली दैट वी वर एक्सपेक्टिंग। 8850 का लेवल था जहां से हम लोग पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे।
पुलबैक का जो रेजिस्टेंस था वो करीबन 8880 8900 के आसपास ही लगता है। मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे अपसाइड थोड़ा यहाँ पे लिमिटेड ही लगता है यहाँ से, और फिर से एक बार एक करेक्शन आने की ज्यादा संभावना लगती है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 or 2 days। एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न, वी आर रिकमेंडिंग टू गो लॉन्ग, गो शॉर्ट, जिसका रेजिस्टेंस बनेगा 8850 का, स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 8900 का, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू फॉल बैक टू 8700 लेवल, मे बी विद इन नेक्स्ट 1 or 2 days। चलिए, तो ये हफ्ता शायद राजेश की बातों को सुन के लग रहा है कमजोर रह सकता है भारतीय बाजारों के लिए, यहां से 100 पॉइंट के आसपास का करेक्शन। लेकिन अनिल जी, आपसे एक्चुअली मैं फंडामेंटल से वापस जाना चाहूंगा। हमने काफी सारे पॉइंट्स पे बातचीत करी थी, रिजल्ट सीजन पूरी तरह से अब खत्म हो गया, एक्सपेक्टेशंस सबड्यूड थी और परफॉर्मेंस उस सबड्यूड एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाया। कितना पेशेंस देने के लिए तैयार होंगे तमाम दिग्गज इन्वेस्टर्स इस समय भारतीय बाजार में, क्योंकि वो फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन से कैचअप नहीं कर रहे हैं। अभी भी होप है, अभी भी रिफॉर्म्स का एक्सपेक्टेशंस पे ही इंडियन मार्केट्स बूस्ट ले रहा है। रिजल्ट सीजन का आकलन आपका क्या है और कितना पेशेंस होगा तमाम इन्वेस्टर्स में इस बाजार में? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आशीष की, जहां माइक्रो लेवल पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लगभग सारे दिग्गजों ने निराश किया है। बिल्कुल। और नतीजों में कोई बेहतर सिचुएशन हो उसकी उम्मीद भी नहीं दिख रही एक्चुअली क्यूमुलेटिव नंबर्स, और कोई बेहतर सिचुएशन अगले क्वार्टर में हो जाएगी वो भी नहीं दिख रही। लेकिन मैक्रो लेवल पर सिचुएशन पॉजिटिव नजर आ रही है लोगों को, रिफॉर्म्स के लिहाज से, या फिर बैलेंस शीट इंडिया की सुधरती हुई दिख रही है क्रूड के कम दामों की वजह से, सामने बजट की इवेंट है। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो मैक्रो फैक्टर्स पॉजिटिव हैं उन्होंने बाजार के डाउन साइड को संभाल रखा है, और माइक्रो फैक्टर्स हैं जो बाजार को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। तो उस लिहाज से बजट की इवेंट निकलने के बाद एक पूरी संभावना ये बनती है कि जैसे आप बजट को डाइजेस्ट करेंगे मार्च के पहले हफ्ते में, उसके बाद आपको एक टाइम वाइज करेक्शन शायद ज्यादा देखने को मिले, बजाय इसके कि प्राइस वाइज करेक्शन के। फिर बाजार आपको थकावट के संकेत ज्यादा देगा कि भाई हमने इवेंट को पचा लिया, अब आगे क्या करें। तो काफी हद तक फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर बाजार शिफ्ट होते हुए नजर आएगा, ये संभावनाएं ज्यादा दिखती है। चलिए, थोड़ा सा डिसमल परफॉर्मेंस था इंडिया इंक का, लेकिन वैसे भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि शायद जुलाई में जब नंबर्स आएंगे, यानी कि यहां से 2 क्वार्टर्स बाद, क्योंकि लैग के साथ आपको इंडिया इंक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, तो वो एक टाइमलाइन है जिसपे मार्केट्स बेट कर रहा है कि शायद रिजल्ट्स के लिहाज से इंडिया इंक के परफॉर्मेंस के लिहाज से ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अगर वो टाइमलाइन शिफ्ट होती है, आगे की तरफ मूव करती है, तो एक दिक्कत की बात जरूर है। हालांकि इस बार जो नंबर्स आए टॉप लाइन बॉटम लाइन के फ्रंट पे डिसमल्स हैं, एक ही अच्छी बात है कि मार्जिन्स में से प्रोटेक्टेड रहे इंडिया इंक के, तो एक अच्छी बात ये थी। तो जो कच्चे माल की लागत गिर रही है उसका कुछ हद तक इम्पैक्ट एटलीस्ट फाइनेंशियल्स पे देखना अब शुरू हुआ है। लेकिन चलिए, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। राजेश हमारे साथ बने हुए हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो आज ट्रेड में फोकस में रहेंगे, उन पे डिटेल में बातचीत करेंगे राजेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं बैंक निफ्टी पर रणनीति, जहां पर सोमवार के सेशन में कमजोरी देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी 1% नीचे जाकर बंद हुआ था। राजेश, निफ्टी अपनी मजबूती बरकरार रखने में कामयाब है, लेकिन बैंक निफ्टी पर थकावट के, कमजोरी के संकेत ज्यादा दिख रहे हैं, राइट? क्या क्योंकि आप निफ्टी पर बेरिश है, तो क्या बैंक निफ्टी ज्यादा गिरते हुए दिखेगा आपको, या फिर एक हेजिंग के लिहाज से ऐसा ट्रेड किया जाए कि निफ्टी को लॉन्ग करें, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करें, ऐसा कुछ करेंगे आप? नहीं अनिल जी, ऐसा कुछ दोनों ही शॉर्ट करेंगे? दोनों ही शॉर्ट ही है। रीजन क्या है कि बैंकिंग में ज्यादा दबाव रहेगा। मुझे लगता है कि बैंकिंग स्पेशली पीएसयूज में ज्यादा दबाव रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, एचडीएफसी ग्रुप, मुझे लगता है कि इसमें बॉटम फिशिंग चलता रहेगा, बाय ऑन डिप्स रणनीति इसमें रहेगी। लेकिन बैंक निफ्टी एंड पीएसयूज में मुझे लगता है कि जो बेयर हैम है, वो जो प्रेशर है, वो अभी भी जारी रहेगा। एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न, बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस बनता है वो बनता है करीबन 19,650 के आसपास। मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर इमीडिएट बेसिस पे जाएगा। और जो करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंकिंग में, क्योंकि हमने देखा बैंकिंग में ज्यादा प्रेशर देखा था फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज में, तो मुझे लगता है कि जो अगला जो क्लोजिंग रहेगा ये सीरीज का, वो बैंकिंग के लिए और स्पेशली पीएसयूज के लिए भी थोड़ा खराब ही रहेगा। एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न, जैसे मैंने कहा 19,600 के आसपास अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो जो मोटा मोटी सपोर्ट बनता है वो करीबन बनता है 18,800 के आसपास और 18,200 के आसपास। मुझे लगता है एक बार फिर से ये करेक्शन में आएगा और ये लेवल एक बार टेस्ट करेगा। जी, तो बैंक निफ्टी में यहां से और दबाव देखने को मिलेगा। अनिल हाईलाइट भी कर रहे थे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, आपको याद होगा शॉर्ट्स बनते हुए नजर आए थे बैंक निफ्टी में। और ऑब्वियसली अगर बैंक निफ्टी जो कि इंडेक्सेस का 40% के आसपास का वेटेज रखता है, अगर यहां पे दबाव देखने को मिलेगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं
अनलाइकली है कि निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो बैंक निफ्टी दबाव बनाएगा। लेकिन राजेश, इंटरेस्टिंगली आपको याद होगा बीते से बीते हफ्ते जब आप हाईलाइट करते सीरीज की शुरुआत में बैंक निफ्टी में बड़ा प्रेशर देखने को मिला था, तब एक सेक्टोरल रिजिक आपको याद होगा हाईलाइट में आया था जब आईटी की तरफ वो पैसा मूव करता हुआ नजर आता है। एक हेवीवेट पॉकेट थी। क्या अभी भी वो आईटी में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है? मेरे ख्याल से मंडे को टीसीएस जैसे स्टॉक्स काफी साउंड परफॉर्म करते हुए नजर आए थे, 2% के आसपास का मूव था। तो क्या आईटी की तरफ वो पैसा मूव कर सकता है? अभी भी आईटी स्ट्रांग लग रहा है चार्ट्स पे? यस, अगर यहाँ पे इनफैक्ट टीसीएस की जो आपने बात की, मुझे लगता है टीसीएस अगर आप वीकली चार्ट देखो तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल बनता है वो है 2520, 2520 के आसपास इसका ब्रेकआउट बनता है। तो 2500 पकड़ के चलिए, अगर 2500 के ऊपर टीसीएस मेंटेन करता है तो मुझे लगता है कि एक शार्प अपमूव टीसीएस में आगे जाके हमें देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट नॉट ओनली आईटी, अगर आप देखो तो ये जो अगले 10 दिन रहेंगे मुझे लगता है उसमें एफएमसीजी भी सपोर्ट देगा, जैसे कि रहेगा कोलगेट, आईटीसी एंड हिंदुस्तान लीवर। मुझे लगता है ये भी एक सेक्टर रहेगा एफएमसीजी सेक्टर जो बाजार को सपोर्ट देगा। तो आईटी एंड एफएमसीजी में आप शिफ्ट देखोगे, बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग देखोगे। आईटीसी इनफैक्ट 3% के आसपास फ्राइडे को मंडे को मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था और काफी लाउड नॉइजेस भी थे अनिल जी ओवर द वीकेंड कि शायद आईटी के ये सिगरेट स्पेस के लिए शायद कुछ रियायतें आ सकती हैं या फिर वो कड़े कदम न उठाए जाएंगे और उसके चलते शायद एक रिलीफ रैली देखने को मिली थी। पता नहीं वाकई ये होगा जिस तरह से लगातार इस नई सरकार ने स्टैंड लिया था। लेकिन राजेश, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ मूव करना चाहूंगा मैं। बैंक्स की हमने बात करी थी, पीएनबी के लिए एक इंटरेस्टिंग खबर आई है। पीएनबी के लिए खबर यह है, आपको याद होगा सरकार 870 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने वाली थी। अब वो प्राइसिंग आ गई है फंड इन्फ्यूजन की। जो प्राइसिंग है वो 196.80 यानी कि मंडे की ट्रेडिंग क्लोज के बाद से 18% के आसपास के प्रीमियम पे सरकार की तरफ से फ्रेश इन्फ्यूजन आएगा। पीएनबी के स्टॉक में कोई रिवाइवल के संकेत लग रहे हैं या फिर अभी भी डाउनसाइड रिस्क तगड़ा खुला हुआ है? एक्चुअली पीएनबी में जो करेक्शन हमने देखा है करीबन 217, 218 से हमने देखा है पीएनबी 165 लेवल तक करेक्ट हुआ है। सो एट द करंट जो करंट चार्ट दिखाता है वो बोलता है कि ये अभी के लिए एक शॉर्ट टर्म ओवरसोल्ड लेवल है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी अगर डेफिनेटली न्यूज सपोर्ट करेगा तो काउंटर भी रिएक्ट होगा। हमने देखा है आजकल न्यूज पे ज्यादा काउंटर रिएक्ट हो रहा है। अगर पीएनबी पर्टिकुलर यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है 165 का यहाँ पे बेस बनता है। अगर 165 टूटता है तो ज्यादा से ज्यादा 160, 158 का डाउनसाइड है। इसका मतलब यहाँ पे बॉटम फिशिंग अपॉर्चुनिटी बनती है कॉन्ट्रा ट्रेडिंग के लिए। अपसाइड में मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि जो 190, 194 का जो ऑफर है, मुझे लगता है कि इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि अगर यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल आता है और एक शॉर्ट कवरिंग रैली आती है तो पीएनबी में आ सकती है, क्योंकि इसमें शॉर्ट ज्यादा बिल्टअप है। तो यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर लेवल, फॉर एग्जांपल पीएनबी की यहाँ पे बात करें तो 170 to 173 का लेवल अगर जहाँ पे सप्लाई है वो निकाल दे तो ये जो रैली है शॉर्ट कवरिंग वो ज्यादा आगे चलेगी और 190, 194 के लेवल मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये रणनीति हो सकती है पीएनबी के स्टॉक पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और स्टॉक्स और खासतौर से हीरो मोटोकॉर्प की बात करेंगे जहां पर आज 70 लाख शेयरों का एक बड़ा सौदा हो सकता है। क्या रणनीति हो आपकी इस स्टॉक में, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है राजेश सातपुते और अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के डेरिवेटिव हेड सिद्धार्थ भामरे भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका भी सीएनबीसी आवाज पर। गुड मॉर्निंग। बताइए क्या रणनीति के साथ आप ट्रेड करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को? गुड मॉर्निंग अनिल जी। हमारा ये मानना है कि बजट के पहले तक ये मार्केट एक दायरे में रहेगा और ये जो अपसाइड मोमेंटम जो स्टार्ट हुआ है मार्केट में फ्रॉम सब 8,600 ऑड लेवल्स, 8,500 इनफैक्ट वहां से जो चालू हुआ है, इसको एक पॉज या ब्रेक मिल सकता है 8950 के आसपास, जो कि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। और हमारा मानना है कि इससे बहुत ज्यादा अपसाइड मार्केट को बजट के पहले या यही सीरीज में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी रीजन ये है कि एफआईएस की कुछ मिलीजुली पोजीशंस है लास्ट एक हफ्ते की। अगर आप देखें तो ओवरऑल फेब सीरीज में अभी भी उनकी काफी लॉन्ग पोजीशंस खड़ी है। स्टार्टिंग ऑफ फेब सीरीज में हम देख रहे थे कि थोड़ी उनकी अनवाइंडिंग हुई थी लॉन्ग पोजीशंस की, बट नेट नेट अभी भी वो लॉन्ग है। रिटेल निवेशक या डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स आप कह लो तो
8950 के आसपास के स्तर पर कुछ लोग लॉन्ग में फंसे हुए हैं और कुछ लोग सब 8400 के लेवल पे शॉर्ट में फंसे हुए हैं। तो और पोजीशंस मार्केट में काफी ज्यादा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि इंट्राडे में हमें काफी वॉलेटिलिटी मिल रही है मार्केट में, लेकिन डायरेक्शन बहुत ज्यादा एक तरफा नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इंट्राडे वॉलेटिलिटी जब तक पोजीशंस हाई है, लोग अपनी पोजीशंस को रिएक्ट करते रहेंगे और मार्केट एक दायरे में ही रहेगा। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 8950 ऑड लेवल्स। तो किसी को अपनी लॉन्ग पोजीशन तब तक अगर होल्ड करना है 8900 तक तो होल्ड कर सकता है, लेकिन फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अभी ना बनाए। और बैंक निफ्टी में हम 8950 के आसपास शायद शॉर्ट ना करें, लेकिन अगर नीचे आता है तो हम बाय करेंगे। और बैंक निफ्टी ऐसा होगा कि बैंक निफ्टी भी दायरे में है और बैंक निफ्टी को ऊपर के स्तर पे हम शॉर्ट करेंगे। तो बाय ऑन डिप्स निफ्टी के लिए, सेल ऑन राइज बैंक निफ्टी के लिए। जी, इंटरेस्टिंग है। तो एक रेंज बाउंड यानी कि सीमित दायरे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन मार्केट्स में ट्रेड। जो दिन के दौरान भारतीय बाजारों में अस्थिरता देखने को मिलती है, वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। इन लेवल्स पे फ्रेश लॉन्ग ना बनाए, लेकिन निफ्टी में कोई भी दबाव आता है, कोई भी प्रेशर आता है तो खरीदारी करने के मौके ढूंढें। इसी का ट्रेंड रिवर्सल, अगर बैंक निफ्टी में हल्की सी भी मजबूती आती है तो शायद वहां पे बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अनिल एक स्टॉक हाईलाइट कर रहे थे जो शायद आज ट्रेड में फोकस में रहे, वो है हीरो मोटोकॉर्प का काउंटर। यहां पे प्रमोटर्स अपना करीब 3.5% हिस्सा एक ब्लॉक डील के जरिए आज बेचेंगे, यानी कि करीब 70 लाख शेयर्स। आपको याद होगा मंडे को ये स्टॉक करीब 2800 के लेवल्स पर जाके क्लोज हुआ था। ये जो आज ब्लॉक डील्स होने वाली हैं 2664 से लेकर 2720 के लेवल्स पर, यानी कि मंडे की ट्रेडिंग सेशन से 3 से 5% के आसपास के डिस्काउंट पे होगी। प्रमोटर्स करीब $300 मिलियन यानी कि 1200 करोड़ रुपए के आसपास रेज करेंगे इस ब्लॉक डील के जरिए। फिलहाल प्रमोटर्स का इस कंपनी में करीब 40% के आसपास का स्टेक है। राजेश, एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली क्योंकि ब्लॉक डील कमजोरी के साथ होने वाली है तो स्टॉक शुरुआत में दबाव दिखाएगा जैसी वो डील्स कल्मिनेट होंगी, लेकिन उस कमजोरी में अगर मान लूं मैं 3 से 4% के आसपास का दबाव आता है, क्या करना चाहिए वहां पे, क्या रणनीति होगी? क्या हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी के मौके ढूंढूं? आशीष, मुझे लगता है हीरो मोटर में जितना डाउनसाइड है मुझे लगता है वो प्राइस्ड इन है, फैक्टर्ड इन है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे एक वीकनेस आता है तो मुझे लगता है 2700 का जो लेवल है उसके नीचे तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे नहीं लगता हीरो मोटर जाएगा। हमने इनफैक्ट देखा है पूरा जो सीरीज है वो करीबन 2900 ऑन द लोअर साइड एंड 2700 ऑन द लोअर साइड एंड हायर साइड, 29 एंड 27 के बीच में ही हमने देखा इसमें मोमेंटम है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर डाउनसाइड मिलता है तो बहुत लिमिटेड है, तो डेफिनेटली वी कैन जो डील प्राइस जो है ना 2664 से 2720 है, तो आपके टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से 2700 के आसपास सपोर्ट है, तो 2700-2720 की रेंज में खरीदा जा सकता है। यस अनिल जी, मुझे लगता है कि वैसे होगा। इनफैक्ट अनिल जी, मुझे इससे एक याद आया कि मारुति में ऐसा हुआ था, याद है हमें? हम लोगों ने देखा था एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था एंड दैट वाज द बॉटम, और उसके बाद हमें मारुति बाद में मिला नहीं था। इनफैक्ट कई बार हीरो मोटो में भी ऐसा हुआ है कि ये पहली ब्लॉक डील नहीं है और जहां ब्लॉक डील होती है उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर थोड़े वक्त के लिए खत्म होता है, स्टॉक बाउंस देता है। तो आज की ब्लॉक डील की कमजोरी में खरीदारी का मौका होगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, बाजार पर फंडामेंटल राय भी लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं KR चौकसी सिक्योरिटीज के MD देवेंद्र चौकसी, उनसे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और राजेश और सिद्धार्थ हमारे साथ बने हुए हैं और साथ साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार पे फंडामेंटल नजरिया देने के लिए KR चौकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चौकसी। देवेंद्र जी, हाय सर, गुड मॉर्निंग। कंफ्यूजिंग, बेहद वोलेटाइल, FIS की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं आ रहा इस समय बाजार में, क्या नजरिया बन रहा है और आप कैसे पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को इस बजट तक के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष। वेल, आई थिंक बजट के पहले जो समय होता है उसके अंदर हमेशा हम हर चीज का एक मुआवजा करते, कैलकुलेशंस देखते हैं। उनके लिए दो चीज के ऊपर मैं ध्यान देना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले जो कोल ब्लॉक का जो ऑप्शंस है उसके अंदर आई थिंक अमाउंट ऑफ मनी विच आर लाइकली टू गेट कमिटेड वुड बी बिटवीन 1 लाख to 1,50,000 crores of rupees. So this is going to be a significant amount of money कि जिसके हिसाब से गवर्नमेंट का पूरा बजटरी एलोकेशंस जो है वो बहुत सिस्टमेटिकली किया जा सकता है and that would probably create, I think, a better environment for bringing down the fiscal deficit. Along with that, about 1 lakh crores of rupees are expected to be fetched in the spectrum auction from telecom companies. So ये दो चीज के ऊपर हम ध्यान देते हैं तो बजट के अंदर आने वाले संकेत ऐसे बताते हैं कि करीबन फिस्कल डेफिसिट 3.6% के आसपास आ सकती है। एंड गिवन दैट सिचुएशन वी माइट सी
the fall in the interest rate eventually. Why I am putting this particular viewpoint at this point of time कि market का जो आगे का जो हम दौर देख रहे हैं उसके अंदर larger part of the money will get committed on these results, and as a result of which many of the FIs and the domestic investors are relatively quiet at this point of time of investing money into the market. मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक विद द रिजल्ट्स कमिंग आउट फॉर द स्पेक्ट्रम एलोकेशन ऑप्शंस एंड एट द सेम टाइम कोल ब्लॉक एलोकेशन ऑप्शंस, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक आफ्टर दैट द बजट द न्यू फंड विल गेट अलॉटेड इन द मंथ ऑफ मार्च. टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं ऐसा मानता हूँ कि निफ्टी का जो एक दौर है वो शायद कंसोलिडेटेड दौर रहेगा और 8500 to 9000 का जो एक बैंड है उसके अंदर निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है. मैं मानता हूँ कि वो दौर के अंदर निफ्टी ज्यादातर कंसोलिडेट होगा एंड मे बी क्लोजर टू बजट इट माइट प्रॉब्ली शो सम साइंस ऑफ अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल. सर आपने दो बातें करी, दोनों सरकार के लिए पॉजिटिव हो सकती हैं लेकिन इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव है. पहले एक एक करके टच अपॉन करूंगा. कोल ब्लॉक ऑक्शन जो अब तक बड़ा एग्रेसिव नजर आ रहा है, इस ऑक्शनिंग प्रोसेस में जो कंपनीज इन्वॉल्व है, हमने सीएससी की एक मार पड़ते हुए देखी थी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में. इसी वजह से ये जो कंपनीज इन्वॉल्व है इनके लिए कितना बड़ा नेगेटिव हो सकता है? लॉन्ग टर्म में शायद पॉजिटिव होगा, आप जैसे फंडामेंटल एनालिस्ट जरूर कहेंगे कि एक वो रोड ब्लॉक हटता हुआ, क्लैरिटी आती हुई स्पेस के लिए, लेकिन जो एग्रेसिव बिडिंग हो रही है कितना बड़ा नेगेटिव रिपोर्केशन इस स्पेस के लिए हो सकता है? In fact, I think the beautiful part of this particular aggressive bidding is कि जो committed players हैं वो इस system के अंदर आ रहे हैं, which means I think this is suggesting that I think the people who are knowing कि they will be having the coal at a higher price and they could probably utilize that coal at a higher price are only bidding. पहले के टाइम में ऐसा था कि I think those companies which were bidding into this particular thing, they were all I think retaining the coal blocks and I think nothing was happening. So ये एक बड़ा shift है. So this will probably have a larger impact going forward. दूसरी जो बड़ी बात उसके अंदर मैं देख रहा हूँ उसके अंदर इवन दो इट इज एग्रेसिव बिडिंग एंड नियर टर्म नेगेटिव फॉर सम ऑफ द कंपनीज, एटलीस्ट द रेगुलरिटी और द सप्लाई ऑफ द कोल इज गारंटेड, विच इज फंडामेंटली मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि कोई भी पावर प्लांट के अंदर आप देखें तो कोल का जो रिक्वायरमेंट है वो सस्टेनेबल बेसिस पे होना चाहिए. इफ यू हैव द माइंड एंड इफ यू आर नॉट हैविंग इट सस्टेनेबल, आई थिंक दिस विल प्रॉब्ली बिकम डेट्रीमेंटल टू द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द पावर प्लांट इटसेल्फ. तो ये दो चीज के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ. मानता हूँ कि इमीडिएट टर्म्स के अंदर जो नेगेटिव दिख रहा है उसके बियॉन्ड हम जाते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक दिस विल स्टार्ट लुकिंग पॉजिटिव. तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इमीडिएटली मार्केट will give some kind of a thumbs down to this particular aggressive bidding. Overall, I think market will realize and probably some of the generating companies जो आज की तारीख में 4 करोड़ या उसके नीचे पर मेगावाट के वैल्यूएशन में कोट हो रही है मार्केट के अंदर, उनके लिए मेरे ख्याल से आई थिंक समय अच्छा आना चाहिए. तो मैं वो हिसाब से देख रहा हूँ कि आई थिंक दोज कंपनीज माइट प्रॉब्ली गेट मोर बेनिफिटेड इन द प्रोसेस. ओके. और इसी पर एक रिएक्शन जो हमने देखा था वो था स्टॉक कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सीएससी. और सिद्धार्थ आपसे राय लेना चाहता हूं क्योंकि इनके एक ब्लॉक के लिए बड़ी एग्रेसिव बिडिंग होती हुई दिखी थी, उसका नुकसान स्टॉक प्राइस में दिखा. 12-13% की तेज गिरावट होती दिखी सोमवार के सेशन में. क्या लग रहा है इस स्टॉक में, क्या और कमजोरी की जगह अब भी बाकी है, क्या करना चाहिए? जी 98% राइज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है, यानी कि डबल हो गया है ओपन इंटरेस्ट. प्राइस लास्ट सेशन में अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 610 के आसपास 610 के आसपास बंद हुआ है, लेकिन हमने कुछ भी इंट्राडे बाउंस नहीं देखा है इसमें. तो मुझे लगता है कि इसका ये सपोर्ट जा सकता है एंड स्टॉक कैन ड्रिफ्ट डाउन टू फर्दर नेगेटिव लेवल्स प्रॉब्ली टिल 560 और लेवल्स तक जा सकता है, 560 565 तक जा सकता है. तो बिकॉज इसमें एक अच्छा फॉल आया है तो बॉटम फिशिंग फिलहाल ना करे, सपोर्ट के पास है मानता हूं, लेकिन जिस तरह से बिल्डअप हुआ है और प्राइस फॉल आया है सपोर्ट में नॉट होल्ड. ओके. तो ये राय आती हुई यहाँ पर फिलहाल कुछ और कमजोरी हो सकती है सीएससी के काउंटर पर. लेकिन एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन. SGX निफ्टी बता रहा है हम 13 अंकों की मजबूती के साथ कर सकते हैं भारतीय बाजारों की शुरुआत. पहला सौदा रुपए की ओपनिंग इस छोटे से ब्रेक के बाद.